हवा है या पवन है। तो हम लोग अब जो है पवनों का वर्गीकरण देखते हैं। पवनों का वर्गीकरण, ठीक है, पवनों का वर्गीकरण देखते हैं। पवन तो जानते ही आप लोग, हवा। एक शब्द यहाँ पे मिला है आपको, वर्गीकरण। एक और शब्द आपको मैं जो है इसको डिटेल में पहले बता दूं। एक और शब्द आपने सुना होगा, प्रकार। तो वर्गीकरण और प्रकार में डिफरेंस क्या होता है? देखो, क्या होता है जब हम प्रकार को मतलब जो प्रकार होते हैं, जैसे एक प्रकार ये है, दूसरा प्रकार ये है, तीसरा प्रकार ये है, चौथा प्रकार ये है, पांचवा प्रकार ये है, इस टाइप के प्रकार होते हैं। तो इनका मैंने क्या किया, ग्रुप बना दिया एक। जैसे कुछ चीज़ों को लेके मैंने समानता को लेके ग्रुप बना दिया, ये तीन चीज़ें समान है, हालांकि ये प्रकार तो अलग अलग है लेकिन इनमें समानताएं हैं। तो मैंने कह दिया ये एक क्या है, वर्गीकरण है। फिर जो बाकी के दो थे मैंने कहा ये दूसरा वर्गीकरण है, जबकि प्रकार दो हैं, वर्गीकरण एक है। तो मैं समूह बना देता हूं उन चीजों को लेकर। और क्यों बनाता हूं समूह? अब समूह में ऐसा थोड़ा ना है कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार का, तो मैं उनका ग्रुप बना दूंगा, नहीं। उनमें समानता होनी चाहिए आपस में। अगर समानता है तो समानता को मिलाकर हम वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमने इन पवनों के प्रकार जो हैं लगभग हम लोग देखेंगे 7 प्रकार। उन 7 प्रकार को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, 3 वर्ग हमने बना दिए। तो वही हम लोगों को वर्गीकरण का देखना है। तो जो पहला वर्गीकरण है वो मिलेगा हमारा स्थायी पवने। स्थायी पवने, ठीक है। स्थायी पवनों का कहने का मतलब, आप स्थायी तो शब्द जो है वो तो आप समझते हैं। स्थायी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, समान, इक्वल। स्थायी तो वही होता है ना। तो स्थायी पवनों में जो आती हैं वो आती हैं व्यापारिक हवाएं, व्यापारिक पवने, ठीक है। और इसके अंतर्गत आ सकती है पछुआ, पछुआ हवाएं या पछुआ पवने। इन्हीं को हम लोग पश्चिमी भी कहते हैं, पछुआ को पश्चिमी कहते हैं ना। ये जो पछुआ है ये साहित्य में बोला जाता है, साहित्य का शब्द से, लोक भाषा में नहीं। जो लोक भाषा होती है उसमें कहते हैं पछुआ हवा चल रही है, तो उसी को पश्चिमी हवाएं भी कहते हैं। वेस्टर्लीज इन इंग्लिश में कहते हैं, वेस्टर्लीज। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो प्रकार है वो है ध्रुवीय हवाएं। ध्रुवीय हवाएं, ये हमारा एक जो है वर्गीकरण, इसका एक वर्गीकरण होगा। अभी हम सबको डिटेल में देखेंगे। अभी मैं क्या है एक आपको व्यू दे रहा हूं, ओवरव्यू। दूसरी जो वर्गीकरण है वो है मौसमी हवाएं, मौसमी पवने या मौसमी हवाएं। अब जैसे कि आपको पता है ये मौसमी, मौसम से रिलेटेड है, ठीक है, मौसमी हवाएं। तो अच्छा, इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सामयिक। सामयिक भी कहते हैं, सामयिक हवाएं। इनमें कौन कौन सी आती है? जैसे मानसूनी हवाएं, जो हमारे यहाँ तो जो पूरा का पूरा विभाजन है भारत में जो है, मानसूनी हवाएं चलती हैं। मानसूनी हवाएं वो कैसी हवाएं? मौसमी हवाएं, सामयिक हवाएं हैं। इसी में स्थल समीर और जल समीर आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्थल समीर और जल समीर भी इसी में आता है। इसी में जो है पर्वत समीर, पर्वत समीर, समीर दिख रहा है ना नीचे, हाँ, पर्वत समीर, और जो है आपकी घाटी समीर, घाटी समीर भी इसी में आती है। तो ये हवाएं मौसमी हवाएं। इसके बाद जो तीसरा वर्ग है वो हमारा होगा स्थानीय पवने। स्थानीय यानी स्थान विशेष पर चलती हैं, ये किसी स्थान विशेष पर ये चलती हैं हवाएं। स्थानीय पवनों में कौन कौन सी हवाएं आती हैं? स्थानीय पवनों में आती हैं आपकी, हाँ, इधर इधर दिख रहा है ना साइड में आपको, स्थानीय पवने। स्थानीय पवनों में आपके लू, लू, चक्रवात, तूफान, आंधी, तो ये स्थानीय हवाएं होती हैं। स्थानीय विशेष में ये पाई जाती हैं हवाएं, ठीक है। स्थानीय हवाएं ये होती हैं।
तो ये 3 प्रकार होते हैं, 3 वर्गीकरण होते हैं। प्रकार तो 7 हैं, देखो 7 प्रकार है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 अनेक प्रकार हैं, मेरे हिसाब से अनेक प्रकार हैं। तो इन सभी को हम लोगों ने 3 वर्गों में बांट दिया है। क्लियर है? अब बताओ, जो पवने स्थायी पवने हैं, आपने व्यापारिक पवने और ये पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, ये जो इनका वर्गीकरण किया गया, किसी, मैंने कहा ना, किसी आधार को लेकर वर्गीकरण किया गया हो, तो ये वर्गीकरण किया गया है दाब को आधार बनाकर। दाब मतलब वायु दाब की जो पेटियां हैं, वायु दाब की पेटियों के आधार पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। अभी हम लोग आगे देखेंगे इनको डिटेल में, अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ। जो मौसमी हवाएं हैं, ये आपको ताप पर आधारित हवाएं हैं, ताप के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और जो स्थानीय हवाएं, ये ताप और घर्षण, घर्षण किससे होता है? जो स्थानीय लोकल जो संरचना होती है, जो स्थानीय संरचना होती है, जिसमें पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, उन सब को आधार बनाकर स्थानीय हवाओं का वर्गीकरण किया गया है। साफ है? क्लियर है यहां तक? अब हम लोग देखते हैं कि आखिर किस सिद्धांत के तहत ये वर्क करते हैं, कौन सा सिद्धांत इन हवाओं में वर्क करता है, काम करता है। उसके बाद हम इनको डिटेल में लेके चलेंगे। तो हम देखते हैं पहला वर्ग, और पहला वर्ग है हम, मतलब मूलभूत, पहले सिद्धांत की मैं बात करूं, वर्ग नहीं, पहले मैं मूलभूत सिद्धांत की बात करूं। इनका जो सिद्धांत होता है, किस सिद्धांत पर ये वर्क कर रहे हैं, है ना। तो जो मूलभूत सिद्धांत है इनका, पहली हवा मेरी कौन सी थी? स्थायी पवने। ठीक है, आपको पता है, मैंने बताया स्थायी पवने किसके विहाप पर इनका वर्गीकरण किया गया, तो वो आधार है हमारा वायु दाब की पेटियों के आधार पर। देखो सारी चीजें लिंक हो रही ना, पीछे से आपने पेटियों वाला पढ़ा है, उसके बाद उसी के आगे बन रही, तो इसीलिए ये एक सिस्टमैटिक चीजें हैं और आपको सिस्टमैटिक ही पढ़ना चाहिए। स्थायी पवने वायु दाब की पेटियां हैं, ये उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। दूसरा, स्थायी इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लगातार बहने वाली हवाएं, ये लगातार बहती हैं, लगातार बहने वाली हवाएं, प्रवाहित होने वाली हवाएं लगातार बहती हैं। ठीक है, वर्ष भर बहती हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ये वर्ष भर बहती हैं। तो ये इनकी विशेषता है। अगर मैं दूसरी हवाओं की बात करूं, दूसरे प्रकार की हवाओं की, दूसरे वर्गीकरण की, प्रकार मुंह से निकल जाए तो आप लोग सिर्फ वर्गीकरण समझिएगा। तो दूसरे जो वर्गीकरण है वो मेरी मौसमी पवने। ठीक है, मौसमी पवने मतलब क्या है? ये ताप पर आधारित, और आपको पता है ताप दो चीजों पे पड़ता है, एक तो जल पर और एक स्थल पर। क्लियर है यहाँ तक? ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उनका हम लोग अब यहाँ पे एक तरह से मेरे को एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग, इम्प्लीमेंटेशन। तो जब इन पर प्रभाव पड़ेगा तो आपको पता होगा कि इनमें होड़ लगती है, किस चीज की होड़ लगती है? जल्दी कौन ठंडा होगा, जल्दी कौन ठंडा होगा, और गर्म कौन जल्दी होता है। तो ठीक है, जल्दी कौन ठंडा या गर्म, उसके आधार पे तो हवाएं चलती हैं। आपने सुना होगा स्थल समीर, जल समीर, पढ़ा है ना। तो आपको पता है इसमें कौन सा वर्ग काम करता है? जब जो जल्दी ठंडा होता है तो हवाएं क्या है? निम्न दाब से, निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलेंगी। और जो लास्ट हमारी है स्थानीय पवने, स्थानीय पवने, इनका मतलब ये है स्थानीय पवनों का कि यहां पर ताप काम करता है, ताप के आधार पर इन हवाओं का वर्गीकरण किया गया है। इसमें स्थानीय संरचना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थानीय संरचना मैंने बताया ना, स्थानीय संरचना मतलब पर्वत होंगे वहां पे, वहां के लोकल पर्वत होंगे। ठीक है, स्थानीय पर्वत होंगे, मैदान होंगे, पठार होंगे, तो उन सब का रोल भी इन पर पड़ता है, महत्वपूर्ण रोल होता है।
और सबसे बड़ी चीज ये सबसे कम समय के लिए होते हैं, थोड़े बहुत समय के लिए आते हैं। जैसे लू है जो ना, वो दोपहर के समय हमारे जो भारत है, पाकिस्तान है, वहाँ पे लू जो चलती है वो थोड़े समय के लिए चलती है दोपहर में। ये नहीं कि पता चले कि 2 महीने लगातार लू चल रही है, ऐसा नहीं होता ना, थोड़े समय समय के लिए आती है, चली जाती है, फिर कभी कोई सिचुएशन बनती तो फिर आ जाती। तो इस तरह ये स्थानीय जो पवनें होती है कम समय के लिए। मैं लू की बात करूं, अगर मैं चक्रवात की बात करूं, क्या चक्रवात चलते ही रहते हैं क्या? ऐसा नहीं होता ना, कुछ समय के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं जब सिचुएशंस बनती। तो ये कुछ समय के लिए बनती है। लेकिन स्थानीय पवनें लगातार, हम बता रहे हैं, ये लगातार वर्ष भर बहने वाली रेखा हवाएं हैं। और वैसे मौसमी पवनें जो होती हैं ये क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर समय में आती है, एक समय में। जैसे हम लोगों के यहाँ पे जो मानसून है वो भी एक मौसमी पवनें है ना। मानसून जो होता है वो क्या होता है, कुछ महीनों के लिए आता है ना, 4-5 महीने के लिए मानसून आता है, 3-4 महीने के लिए मानसून आता है, और गर्मियों के बाद आता है। तो हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है पहली हवा उठाएंगे, मतलब जो पहला वर्गीकरण है वो लेंगे, और वो वर्गीकरण होगा मेरा स्थायी पवनों का। स्थायी पवन, ठीक है। हम्म, स्थायी पवने। देखें, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम के थ्रू बताना चाह रहा हूं। ये हमारा डायग्राम है, ओके। ये हमारा डायग्राम है। पीछे वाला डायग्राम जोड़ने की कोशिश करो अपने आप को, जिससे जस्ट पीछे वाले डायग्राम। मैं जो है ना इसको पहले इरेज कर दूं, पहले डायग्राम एक बार फिर से बता दूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, हमें पता है ये जो रेखा होती है ना बीच से जो जाती है, ये हमारी कौन सी रेखा है, कौन सा जोन बनता है, कौन सा क्षेत्र है ये है विषुवत रेखीय क्षेत्र। विषुवत रेखीय निम्न दाब है ना, निम्न वायु दाब का क्षेत्र है ना ये। आप लोगों को पता है निम्न वायु दाब क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे सीधे सूर्य की किरणें बन रही हैं, सीधा सूर्य इसी पे चमकता है। तो इस वजह से यहाँ की जो हवाएं हैं जब वो ऊपर उठ जाएंगी, या हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो निम्न वायु दाब बन जाएगा ना। हवाएं शुष्क होकर ऊपर उठेंगी तो निम्न वायु दाब बनेगा, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा तो वायु दाब भी ज्यादा होता है, आप लोगों को पता है ये। उसके बाद अच्छा, जो ये विषुवत रेखीय जो पट्टी है ये हमारी, ये होती है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर में, और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है, 5 डिग्री तक। उसके बाद जो दूसरी हमारी पट्टी होती है दाब पर आधारित, वो होती है उपोष्ण कटिबंधीय। अब बताओ उच्च वायु दाब होगा या निम्न वायु दाब? तो ये उच्च वायु दाब की पट्टी है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पट्टी। और ये होती है हमारी 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री। क्लियर है? ये हमारी 30 डिग्री से 35 डिग्री, मैंने कहा ना शुरू में 5-5 डिग्री अक्षांशों पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ओके। तो ये हमारी जो है उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब पेटी है ये मेरी। और उसके ऊपर निम्न वायु दाब की फिर पेटी बनती है, और वो निम्न वायु दाब की पेटी इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा होता है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोरियोलिसिस बल काम कर रहा होता है। तो अब जो पट्टी बन रही है ये आपकी बनेगी 60 डिग्री से 65 डिग्री तक, ठीक है, 60 डिग्री से 65 डिग्री। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब पेटी है ये उपध्रुवीय।
और इससे ऊपर जो एक बनती है, आपको पता है ये ध्रुव पे आ जाएंगे हम लोग, तो ध्रुवी आपको पता है कि सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे बर्फ जमी होती है, तो ये आपकी क्या होगी, उच्च वायुदाब की पेटी होगी, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। क्लियर। और वैसे ही जैसे ऊपर हम लोग हैं, सेम वैसे ही आप लोगों को पता है कि नीचे भी वैसे ही प्रोसेस होता, तो मैं दोबारा उसको लिखना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, वैसे ही नीचे भी होगा। हमारी जो है ये उपोष्ण कटिबंधीय पेटी होगी, फिर उसके बाद ये हमारी उपध्रुवीय, उपोष्ण कटिबंधीय ये मेरी निम्न उच्च वायुदाब की होगी, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी होगी, और उसका ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी होगी। ठीक है, वैसे ही सेम। तो मुझे बताओ, हवा जो होती है ऊपर से यानी उच्च दाब से नीचे की ओर चलेगी ना, निम्न दाब, निम्न दाब यहाँ पे बन रहा है, देखो लिखा है ना निम्न वायुदाब, और ये कौन सा वायुदाब है, उच्च वायुदाब, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती, इस प्रकार से ही तो चलती हैं हवाएं। वैसे ही ठीक ये वाली हवाएं, ऊपर की जो हवाएं हैं वो नीचे की ओर चलेंगी, वही है ना प्रोसेस। अब ये बताओ, ये हमारा कौन सा वायुदाब है, ये हमारा उच्च वायुदाब है, और इससे ऊपर वाला निम्न वायुदाब है, तो फिर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पट्टियां हवाएं चलेंगी, चलेंगी ना, चल गई। अब ये देखो, ये हमारा निम्न वायुदाब है, उससे ऊपर कौन सा वायुदाब है, ये उच्च वायुदाब, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, चल रही है ना, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। और इसको मैंने कल बता रखा है, पूरा डायग्राम अच्छे से समझाया है। मैं लिंक बनाने के लिए फिर से बता दिया मैंने इन सब चीज़ों को जल्दी से। तो बस इन चीज़ों को आप लोगों को दिमाग में रखना है। क्लियर है ना? ठीक है। तो हम लोग पहली जो है स्थायी पवनों में ले रहे हैं, मैंने कहा ना स्थायी पवनें हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग स्थायी पवनों में जो हम पहली पवन का जो प्रकार ले रहे हैं स्थायी पवनों में, वो है कौन सी, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, ठीक है। इसे हम लोग ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, इंग्लिश में ट्रेड विंड। क्लियर, ट्रेड विंड्स कहते हैं इनको। क्या होता है व्यापारिक पवनें, अब मुझे जो है समझाना, और आप लोग बस पेन और पेपर नीचे रख दीजिए काइंडली। और जब भी आपको नोट्स अगर बनाने ना, वीडियो पड़ी रहती है, आप लोग उससे नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आप समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में भी नोट्स बन चुके होंगे। और अगर नहीं समझोगे तो फिर चाहे कितने भी नोट्स बनाते रहना, बुक्स रखी हैं, किताबों में सब कुछ लिखा रखा है, ठीक है। तो फिर अभी आप लोग पेन और पेपर रख दीजिएगा। अब आप लोग सिर्फ समझिएगा, और समझ में ना आए तो तुरंत आप लोगों के पास कमेंट है, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। क्या होता था, अच्छा सबसे पहले इसका जो नामकरण हुआ ना व्यापारिक पवने, तो नामकरण देख लेते हैं। जैसे कि नाम में ही है ना व्यापार, इसका मतलब व्यापार होता होगा, व्यापार से जुड़ी हुई चीज होगी कोई। तो जो पुर्तगाली होते थे ना, पुर्तगाली, पोर्तुगीज इन इंग्लिश में कहते हैं, तो पुर्तगाली जो पुर्तगाल के लोग होते हैं उनको कहते हैं, पुर्तगाल के जो लोग होते हैं उनको पुर्तगाली कहते हैं। तो जो पुर्तगाली थे वो व्यापार करते थे, और वो व्यापार करते थे, एक नाव होती है ना जिनमें ऐसे पाल लगे रहते हैं, पाल, और जिसमें हवा लगती है तो ये बढ़ जाती है आगे, और तेज हवा लगती तो और आगे, ऐसे ये हवाओं के थ्रू जो है अपनी नाव को चलाते थे, प्रवाहित होती थी नाव, अपने आप प्रवाहित होती थी। तो ये हवाएं, आपको पता है कि जो पुर्तगाल थे ना, पुर्तगाल वाले लोग, ये व्यापार भारत में करने के लिए आए, तो इनका जो है व्यापार इस तरह से इस डायरेक्शन में आया। आप लोगों को थोड़ी देर में हम बताएंगे कि क्यों आया, ऐसा ही क्यों हुआ। तो इनकी जो नाव है उनको सपोर्ट देती थी ये हवाएं, बढ़ाने के लिए, तेजी पकड़वाने के लिए, तेज हो जाती थी हवाओं, इससे स्पीड तेज हो जाती थी। तो इन हवाओं को उसी से जोड़कर देखा गया और इनका नाम रखा गया व्यापारिक हवाएं, व्यापारिक पवनें। ठीक है, व्यापारिक पवनें। तो ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं ये बहती हैं किस अक्षांश में, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर, दोनों गोलार्धों में। उत्तरी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से, नॉर्थ गोलार्ध है, ये साउथ गोलार्ध है, एन मतलब उत्तरी गोलार्ध और एस मतलब साउथ का यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर यह हवाएं
बहती हैं। ठीक है, मैं मैप पे चलूं वापस, देखें आप, मैंने कहा ना ये वाली, ये जो चल रही है, ये 30 से 35 डिग्री है ना, ये, और ऐसे ही नीचे भी ये है ना, दोनों, ये दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये 30 से 35 डिग्री का है। तो ये हवाएं 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश में बनती हैं, बनने का मतलब यहां से उत्पन्न होती हैं हवाएं, और किस डायरेक्शन में चलती हैं, तो इनका जो प्रवाह होता है, जो बहने, ये प्रवाहित जिस दिशा में होती हैं, तो वो होती हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय निम्न दाब। मुझे बताओ, ये जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश है, तो इस अक्षांश का नाम क्या है? इस अक्षांश का वायु दाब के आधार पर जो नाम है वो है उपोष्ण कटिबंधी, उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायु दाब है ये। ठीक है, उच्च वायु दाब की पेटी है, और ये किधर से किधर चलेंगी? उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायु दाब से ये चलेंगी विषुवत रेखीय, मैं इधर लिख रहा था, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, है ना, उच्च से निम्न चलेगी तो निम्न वायुदाब के क्षेत्र में चलेगी। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यानी ये उच्च, ओ शिट, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, यानी ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से, देखें कौन सा क्षेत्र है ये? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, यानी रेखीय, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर ये चलेंगी, और उनकी जो दिशा होगी, जो प्रवाहित होने की जो दिशा होती है, वो दिशा होगी, देखो दो है ना गोलार्ध, अब देखो ऊपर से भी बह रही ना, ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न कहां से हो रही है? उत्पन्न कहां से हो रही है? नीचे से हो रही ना। उत्तरी गोलार्ध में ऊपर से हो रही है, और दक्षिणी गोलार्ध में नीचे से, यानी दक्षिण से। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से हो रही है, तो ये उत्तर से, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर उत्तरी गोलार्ध में, मैं एन लिख दे रहा हूं, नॉर्थन हेमिस्फीयर समझिएगा, है ना। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर, उत्तरी है ना, तो ऊपर से ही होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर से पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउथर्न में ये दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, क्लियर है? उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर से पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण से पूर्व की ओर। मैप पे चलें, ये देखें, उत्तर से पूर्व की ओर, पूर्व इधर ही होता ना, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर होता है, उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण, नीचे से हो रही ना, दक्षिण से पूर्व की ओर। इस तरह इनका जो प्रवाह होता है वो होता है, जो दिशा। क्लियर है यहां तक? अच्छा मुझे बताओ, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक जो मैंने बता दी? उसके बाद मैं आगे बढ़ूं इसमें। जो व्यापारिक पवनें हैं ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, और ये इनका जो ओवरऑल प्रवाह है वो है उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं ये पवनें। बताएं, यहां तक क्लियर है? स्पष्ट है यहां तक? गुड। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा जटिलताओं से भरा हुआ टॉपिक है। बाकी सिंपल मैं इतना बता रहा हूं आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बस रहते आप लोगों को थोड़ा फोकस तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो पहली हमने क्वालिटी इसकी जो है देख ली है, जो विशेषता है वो हमने देख ली है। ऐसा जो होता है ना, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से पूर्व की ओर जो रीजन बनता है, क्यों ऐसा ही क्यों होता है, तो इसके पीछे एक आपने पढ़ा है कोरियोलिसिस इफेक्ट। इसी
उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, कोरियोलिस इफेक्ट होता है ना, तो इसमें एक काम करता है कोरियोलिस प्रभाव, ठीक है, कोरियोलिस प्रभाव की वजह से। और दूसरी चीज मुझे बताओ, जब उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर से पूर्व की ओर चलेगी और दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण से पूर्व की ओर चलेगी, तो ये मिलेंगी भी, तो ये मिलेंगी तो किस जोन में ये मिलती हैं, किस जोन में ये मिलती, तो आपको पता होगा कि जो विषुवत रेखीय है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर आ रही ना, दोनों निम्न वायुदाब, इसी को हम लोगों ने एक नाम दिया था, आपको पता होगा, डोल्ड्रम। कहा था ना डोल्ड्रम, इसको हिंदी में कहते हैं शांत कटिबंध, शांत कटिबंध। तो शांत कटिबंध में ये दोनों रेखाएं आके मिल जाती हैं आपस में। अब सुनो ध्यान से, ये रेखाएं किधर जा रही हैं, पूर्व की ओर ना, पूर्व की ओर इनकी डायरेक्शन है। तो बताओ, ये हवाएं अपने साथ पानी भी तो ले जाती ना, तो ये वर्षा किधर कर आएंगी, पूर्वी तटों पर, किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तटों पर वर्षा होती है इनकी वजह से। पूर्वी जो तट होते हैं उन पे वर्षा होती है, और पश्चिमी तट पे वर्षा नहीं कराएंगे। तो इसीलिए तुमने देखे होंगे कि अधिकांश जो रेगिस्तान होते हैं वो किस दिशा में होते हैं, वो होते हैं पश्चिमी दिशा में। क्यों, उसके पीछे एक वर्क इंपॉर्टेंट जो हवाएं हैं वो काम करती हैं, व्यापारिक हवाएं। ये व्यापारिक हवाएं पूर्वी तटों पे बारिश कराती, क्योंकि इनकी डायरेक्शन पूर्व की ओर होती है, दोनों दोनों गोलार्धों में। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से पूर्व की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से पूर्व की ओर इनकी प्रवाहित होती है डायरेक्शन, और इसकी वजह से ये पूर्वी तटों पर बारिश करा देते, पश्चिमी तट पर ये बारिश नहीं कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी रेगिस्तान, अधिकांश रेगिस्तान होते हैं वो पश्चिमी तटों पर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश ही नहीं होगी इतनी। जब बारिश ही नहीं होगी तो बंजर हो जाएगी ना भूमि, भूमि को रेत के कणों में परिवर्तित हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर फैक्ट हो गया ना, क्लियर हो गया, ठीक है। और जहां पे ये दोनों रेखाएं मिलती हैं वो कौन सा, जो वो क्या कहते हैं उसको शांत कटिबंध कहते हैं, इंग्लिश में उसे डोल्ड्रम कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। पहली हवाएं क्लियर हैं, पहली हवाएं जिसका नाम है व्यापारिक पवनें, स्पष्ट हैं ये। अब हम लोग चलते हैं दूसरी हवाओं पर, और उनका नाम है पछुआ हवाएं। दूसरे प्रकार की हवाएं हैं, और वर्गीकरण पहला है स्थायी पवनें, उसी में है पछुआ हवाएं या पछुआ पवनें। इंग्लिश में से वेस्टर्लीज कहते हैं, वेस्टर्लीज। जैसे कि नाम है ना पछुआ, पछुआ मतलब पश्चिम, पश्चिम। ये उत्पन्न जो होती हैं हवाएं, ये पश्चिम से होती है। कोई भी चीज होती है जिसका नामकरण जो पड़ता है हवाओं का, वो आपको पता होगा, जहां से उत्पन्न होती वहीं से हवा का नाम पड़ता है। जैसे आपने जल समीर देखा ना, जल समीर, तो जल समीर कहां से उत्पन्न होती, जल से स्थल की ओर। और जो स्थल समीर होता है वो स्थल से जल की ओर। तो देखो स्थल पहले लगा है ना, इसमें जल पहले लगा है, तो वैसे ही पछुआ हवाओं में पश्चिम पहले लगा, तो इसका मतलब पश्चिम से उत्पन्न होंगी है। तो कहां उत्पन्न होंगी, किस कटिबंध में या किस वायुदाब की पेटी में, तो वो देखते हैं अब हम लोग। देखो ये जो होती हैं, ये होती हैं उपोष्ण कटिबंध। आप देखें ध्यान से, उपोष्ण कटिबंधी कौन सा है, निम्न वायुदाब या उच्च वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब, ठीक है। अब उपोष्ण कटिबंध से नीचे की ओर चली थी ना, नीचे की ओर, नीचे की ओर मतलब पूर्व की ओर, तो कौन सी हवाएं हो गई थी, व्यापारिक हवाएं। अब आपको पता है कि ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, और इसके ऊपर भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और नीचे भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। जो नीचे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है उसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। और उधर अगर चलेंगे तो वो व्यापारिक पवनें बनेंगी। लेकिन अब ये कहां चल रहे हैं, ये ऊपर भी तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनना, तो ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र यहाँ पे, तो अब कहाँ हवाएं चलेंगी, ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर चलेंगी तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये हवाएं चलेंगी, अब ऐसे। तो हम लोग जाएं वापस अपने डायग्राम में, ये देखें, तो अब हवाएं ये इस जोन में ऊपर की ओर चल रही, ऐसे वैसे ही यहां पे इधर की ओर, ठीक है, दोनों तरफ। तो इनको हम लोग कहते हैं पछुआ हवाएं। कुछ था इसमें, तो मैं कह सकता हूं ऊपर कौन सा जोन है,
अब मैं थोड़ा सा इसको लिखने के उस पर बताऊं आपको बेसिस पे। पोस्ट कटबंधी उच्च वायु दाब पेटी से ऊपर कौन सी पेटी है? निम्न वायु दाब की पेटी है, लेकिन कौन सी, नाम क्या है उसका? तो आपको पता चलेगा कि उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी। उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी की ओर चलेंगी ये हवाएं, चल रही ना। और आपको मैं बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बनाऊं तो बीच वाला विषुवत रेखी तो मैंने बता दिया, उसको छोड़ दिया, और वो तो आपको पता चला व्यापारिक पवनें तो इस ऐसे इस प्रकार से चलेंगी। तो ये देखो, ये वाला क्षेत्र पश्चिम है, ये वाला पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। वैसे ही इधर से भी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही ना हवाएं, तो इनको हम लोग कहते हैं पछुआ हवाएं, वेस्टर्लीज। क्लियर? और आपको अक्षांशों के आधार पर जो बताओ मुझे, उच्च वायुदाब जो पेटी है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ये कितने अक्षांश पे है? ये आपको पता चलेगा कि 30 डिग्री से 35 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध दोनों में, नॉर्थ और साउथ। वैसे ही जो उपध्रुवीय वायुदाब पेटी, ये 60 डिग्री से 65 डिग्री, उत्तर और पूर्व, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि साढ़े मतलब 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री से लेकर 30-35 डिग्री से लेकर 60-65 डिग्री अक्षांशों पर जो हवाएं बहती हैं उनको हम लोग पछुआ हवाएं कहते हैं। देखें आप डायग्राम में, तुरंत इसको इलेबोरेट कर लें। ये देखो, ये 30 डिग्री 35 डिग्री कौन सा क्षेत्र है? उपोष्ण कटिबंधी, और चलने किधर है? उपध्रुवी है। तो उपध्रुवी देखो 60 डिग्री से 65 डिग्री है, तो 30-35 डिग्री से 60-65, 30-35 से 60-65, 30-35 से 60-65 डिग्री की ओर इनका मूवमेंट होता है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हैं। और ऊपर वाली याद रखना, दक्षिण, ये उत्तर से पूर्व और ये दक्षिण से पूर्व, ये पश्चिम से पूर्व। तो ये एक तरह से इस प्रकार से चलेंगी। देखो मैं बता दूं, यहां मैं बता दूं आपको, ये चलेंगी इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके। ओ सॉरी, मैंने नीचे वाला बना दिया, नीचे वाला बनाना था, इसको करना था मुझे। ये तो जो है दक्षिण से पूर्व की ओर चलेंगी, क्योंकि ये तुम्हारी व्यापारिक पवन है। इसके नीचे वाली जो है वो ऐसे चलेंगी। क्लियर? ये तुम्हारी पछुआ हवाएं हैं, और जो ये वाली हैं ये व्यापारिक पवनें। ठीक है, क्लियर? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, यहां तक क्लियर है? सेकेंड वाली पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज क्लियर है? सब लोग बताएं। कमेंट्स देख रहा हूं मैं जल्दी से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर पहला वाला सबने समझा है तो इट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अच्छा, इसमें कुछ एक मैं पॉइंट्स लिखा दे रहा हूं। ठीक है, देखो आप लोगों को एक नाम पर, अच्छा जो ये मैं अब बताने जा रहा हूं, ये उत्तरी गोलार्ध में घटनाएं नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं? अभी आप लोगों को मैंने शायद पहले बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा स्थल भूमि, स्थल होती है, स्थलाकृति, स्थल मंडल, स्थल मंडल सबसे ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा आपको पानी मिलेगा। तो ये घटनाएं आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगी। साफ है? कौन सी घटनाएं अब हम बात करते हैं उनकी। दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित हैं ये सारी घटनाएं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में होती हैं, अगर अगर जैसे आप तो जानते हैं ना, यहाँ पे पर्वत हैं, पठार हैं, तो हवाएं चलेंगी तो दोनों जगह पे, घटनाएं दोनों जगह पे होंगी, लेकिन यहाँ पे टकरा जाएंगी। तो जो नीचे जब यहाँ पे देखो, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो वहां से तो एकदम साफ सीधी से हवा निकलेंगी, तेज चलेंगी, तेज चलेंगी ना। पानी में है, यहाँ पे पानी में तो तेज चलेंगी, उसके ऊपर से प्रवाहित अगर हवाएं होंगी तेज होंगी। और जबकि जो स्थल है, जो उत्तरी गोलार्ध, उसमें देखो पर्वत है, बिल्डिंगें अब तो बना दी, बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, पर्वत पठार ये सब है, तो हवाएं तेज चलेंगी लेकिन इनसे टकरा जाएंगी, तो उनका जो है तेजपन जो है उनका वो स्लो हो जाएगी। हवाएं उतनी, जो हवाओं की जो क्वालिटी बनेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो उत्तरी गोलार्ध संबंधित नहीं, दक्षिणी गोलार्ध से है। ठीक है,
तो ये एक रखिएगा अपने दिमाग में। अब तो इतनी समझ आ गई होगी ज्योग्राफी में। खैर चलते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार भी है, गरजता हुआ चालीसा। ये क्या है? ये एक हवा का नाम है, ठीक है। ये हवा का नाम है गरजता हुआ चालीसा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोरिंग। रोर होता है ना शेर की जो दहाड़ता है, रोरिंग फोर्टीज चालीसा। आपने सुना है ना हनुमान चालीसा, उसमें 40 पद होते हैं ना, 40 पद होते हैं वहां पे, इसीलिए उसे चालीसा कहते हैं। अगर उसमें 20 पद होंगे तो उसे बीसा कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, चालीसा। तो यहाँ चालीसा का मतलब क्या है, तो यहाँ चालीसा का मतलब 40 डिग्री अक्षांश से है। 40 से 50 डिग्री, मैं 40 डिग्री बताऊं पहले, 40 डिग्री अक्षांश, इसीलिए इसे चालीसा कहते हैं। और आपको पता होगा कि किस गोलार्ध की बात कर रहा हूं, तो मैं दक्षिणी गोलार्ध की। गोलार्ध घटनाएं दोनों में होती हैं, ये महसूस दक्षिण में होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, जलमंडल, दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर? इसे हम कहते हैं गरजता हुआ चालीसा, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। गरजता मतलब, अब मैं बताऊं कि जो हवा होती है वो 40 डिग्री अक्षांश पे जब हम जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ बहुत ही तेज चलती हैं। इतनी तेज चलती हैं कि वो हमें कैसी प्रतीत होती है, जैसे गरज रही हो, गड़गड़ाहट हो रही हो, इतनी तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है। दूसरा जो नाम है हवा का, पहचान है, स्वरूप में कहूं, प्रचंड पचासा। ये सारे ऐसे ही नाम पूछे जाते हैं पेपर में, प्रचंड पचासा, है ना, किस हवा से संबंधित हवा की बात है, तो प्रचंड पचासा। अब आप देखो यहाँ पे पचासा की बात हो रही है, ऊपर चालीसा की बात हो रही है, पचासा की, तो इसका मतलब 50 डिग्री अक्षांश। और किस गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की। मैं फिर से कह रहा हूँ, घटनाएं ये दोनों गोलार्धों में होती है, उत्तरी गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी। दक्षिणी गोलार्ध में जो है जलमंडल होता है, यहाँ पे कोई संरचना बनी नहीं होती, जैसे कोई पर्वत पठार नहीं होते, तो इसलिए हवाएं अपने सीधे वे में चलती रहती है, कोई टकराहट, कोई रुकावट नहीं होती। जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल है, और स्थल मंडल पर अनेक अनेक स्थलाकृतियां हैं। जब स्थल आकृतियां हों उनसे टकराती तो उनका वो स्वरूप वहां दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो प्रचंड पचासा, इसे इंग्लिश में अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो इसका नाम मुझे मिलेगा फ्यूरियस। फ्यूरियस, फ्यूरियस, फ्यूरियस 50, फ्यूरियस 50, इसका मतलब प्रचंड पचासा, 50 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। प्रचंड का मतलब अब ये और तेज हो गई, और तेज हो गई आवाज, तो इसमें और ज्यादा गड़गड़ाहट, और ज्यादा जो है तेजी आ गई हवा में। और तीसरी और आखिरी जो हवा होगी वो होगी चीखती या चीखता, चीखता, साठा, साठा मतलब 60 डिग्री। अब हवा इतनी तेज हो गई कि उसमें चिल्लाहट, मैं कह सकता हूं चीखती हुई आपको महसूस होंगी एकदम, इतनी। हाँ क्या है, परी वेस्टर्लीज तो गरजता बोलते हैं शायद, वेस्टर्न को गरजता बोल। हाँ हाँ अभी मैं आ रहा हूँ भैया, मेरे आ रहा हूँ मैं। चीखता साठा मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री अक्षांश पर ये जो हवाएं होती हैं वो मूव करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको, मैं फिर से कह रहा हूं, दक्षिणी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध में भी होती हैं, बाकी जो मैंने पहले बोला वही चीज फिर से। तो दक्षिणी गोलार्ध में मुझे ये चीजें दिखाई देती हैं। अब जोड़ने की कोशिश करो, जो हमारी इससे पहले मैंने पछुआ हवाओं की बात की, वो कितने डिग्री पे है, 30 से 35 डिग्री, ठीक है। उससे बीच में कौन सी है, 60 से 65 डिग्री। 30 से 35 और 60 से 65, इट मीन्स जाए नीचे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे सबसे पहले जो हवाएं मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी, प्रचंड गरजता हुआ, गरजता हुआ चालीसा, 40 डिग्री, ठीक है। और ये हवाएं लगभग लगभग 40 डिग्री से 50 डिग्री चलती हैं, और ये चलेंगी 50 डिग्री से 60 डिग्री, और ये चलेंगी 60 डिग्री से 65 डिग्री का अराउंड, ठीक है।
50, 40 और 60 से उसको कैलकुलेट या रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब ठीक है ना। वेस्टर्न को गरजता हुआ क्यों बोलते हैं, अब क्लियर होगा आपको, इसीलिए बोलते हैं। ये तीनों हवाएं मेरी क्लियर हैं, ये मुझे बता दें। कोई कुछ पूछना हो अभी इनमें से? पूछे। हाँ, पूछिए, मैं वेट कर रहा हूँ। देखो, मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको, आप नोट्स बनाने की कोशिश प्लीज ना करें। सेकेंड टाइम देख लो ना, थोड़ा फास्ट करके देख लेना, तब नोट्स बना लेना, तब ज्यादा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ जाएगा, समझ में आ जाएंगी चीजें, है ना। तो यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ क्लियर है। आप लोग कमेंट्स थोड़ा लेट आ रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैंने जो स्थायी पवने हैं, आप लोग फर्स्ट पे जाएंगे तो स्थायी पवने में हमने व्यापारिक पवने देख ली, पछुआ पवने देख ली। अब हम तीसरे और आखिरी प्रकार के पवनों की बात करेंगे, और वो हैं ध्रुवीय हवाएं। ठीक है। जो थर्ड प्रकार है वो है हमारी ध्रुवीय हवाएं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये हवाएं कहां से चलेंगी? ध्रुव से, ध्रुव से चलेंगी ना, पोल से। ये पोल होते हैं ना दो हमारे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इनमें क्या है? बर्फ जमी रहती है, इनमें बर्फ जमी रहती है। और आपको पता होगा ये जो हवाएं होती हैं ये किधर से किधर चलती हैं? अब बर्फ जमी है तो इसका मतलब यहाँ पे उच्च वायु दाब बन रहा होगा ना, यहाँ पे उच्च वायु दाब बन रहा होगा। और उच्च वायु दाब, उससे पता होगा कि आपने इस यहाँ पे नीचे इसके निम्न वायु दाब है, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर ये हवाएं मूव करेंगी। निम्न वायु दाब कहाँ बनेगा? उपध्रुवीय क्षेत्रों में। ये ध्रुवीय क्षेत्र है और उससे नीचे उपध्रुवीय क्षेत्र है। तो जो है, ये मैं 60 डिग्री इसको मान ले रहा हूँ अराउंड, ये 60 है, और जो ध्रुव है वो तो मेरा 90 डिग्री है। ये 60 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है। तो हवाएं 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर चलेंगी हवाएं। तो अब मुझे बताओ, जो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चलेंगी बहुत ही तेज हवाएं। और हवाएं कैसी होंगी? बिल्कुल ठंडी, बेहद ठंडी हवाएं होंगी। ध्रुव से चल रही ना, बर्फ जमी है, तो बेहद ठंडी हवाएं होती हैं ये। इन इन क्षेत्रों को जहां से ये चल रही हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं, टुंड्रा। वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। टुंड्रा टैगा जो जलवायु होती है वो जलवायु है। जो ध्रुवों पर जो जलवायु होती है उसको टुंड्रा जलवायु बोलते हैं। ठीक है, टुंड्रा। तो टुंड्रा हवाएं हैं एक तरह से मैं कह दूं। तो टुंड्रा प्रदेशों से, टुंड्रा प्रदेशों से किधर? निम्न अक्षांशों की ओर, यानी उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर, निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं ये हवाएं, और बहुत ही ठंडी होती हैं। अब मुझे बताओ, जो नियमितता, मतलब जो कॉन्टिन्यूटी हवा में बनी होगी, जो बिल्कुल सीधी चले, कोई इनमें रुकावट नहीं होगी, वो किस गोलार्ध में होगी? उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? किस में रुकावट नहीं होगी? तो आपको पता चलेगा कि ये रुकावट, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं, तो ये रुकावट जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, या मिलेगी भी तो इससे बेहद कम होगी, बहुत। उसके सामने तो मान लो नगण्य समझ लो। तो सबसे कम जो रुकावट होगी वो दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पता है बर्फ है और जलमंडल है, इस वजह से। तो यहाँ की जो हवाएं होंगी दक्षिणी गोलार्ध में वो नियमित होंगी, नियमितता होगी उन हवाओं में। ठीक है, उन हवाओं में नियमितता होगी। साफ है? क्लियर? क्लियर है यहां तक? हाँ, साउथ, गुड। इन इन हवाओं का अगर मैं एग्जांपल करूं तो साइबेरिया से जो हवाएं चलती हैं ना, साइबेरिया
आपने सुना बर्फ के तूफान, समझ लो एक तरह से बर्फ के तूफान चलते हैं। साइबेरिया, साइबेरिया से जो हवाएं चलती है रशिया में है ऊपर, ठीक है, नीचे अंटार्कटिका मिलेगा आपको, अंटार्कटिका से जो हवाएं चलेंगी। तो ये हमारी ध्रुवीय हवाएं थी 3 प्रकार की, ठीक है। तो हम लोगों ने जो स्थायी हवाएं हैं उनको पढ़ लिया है, जितनी भी स्थायी हवाएं थी, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, है ना, पीछे जाके देखो। तो हम लोगों ने सबसे पहली जो देखी थी, इनकी अवधारणाएं देखी थी, मूलभूत सिद्धांत देख लिए थे। फिर इसके बाद जो हमने देखने की कोशिश की, डायग्राम पे इनको समझने की कोशिश की, और उसके बाद जब हम लोग स्थानीय पवनों पे आए, स्थायी पवनों पे आए, स्थानीय नहीं स्थायी। तो व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स थी, ये 30 डिग्री अक्षांश से चलती थी, 30-35 डिग्री अक्षांश से। 30-35 डिग्री अक्षांश आप लोगों को पता है, इसको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब यहाँ पे बनता है, और ये निम्न वायुदाब की ओर चलेंगे, यानी नीचे की ओर जब चलती हैं तो ये बन जाती हैं आपकी विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर जो चलेंगे, क्योंकि निम्न दाब विषुवत रेखीय पे बनता है और ऊपर भी बनता है, अभी हम नीचे की बात कर रहे हैं। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों पे चलती हैं ये हवाएं, तो इनको हम लोग व्यापारिक पवनें कह देते। तो उत्तर में ये उत्तर से पूर्व, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से पूर्व की ओर चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से पूर्व की ओर चलते हैं। इसका इफेक्ट क्यों चलती हैं ऐसा, तो ये जो होता है कोरिलेसिस बल के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद जो है, जो हवाएं दूसरी थी वो थी हमारी नीचे है पछुआ हवाएं। अब नीचे की ओर चलेंगी तो व्यापारिक पवनें, अब पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी आपको पता है ना, 2 गोलार्ध में निम्न गोलार्ध बनते हैं, तो ऊपर और एक नीचे, बीच में आपका उच्च है, तो उच्च वाला निम्न की ओर जाएगी, यानी अब ऊपर से ऊपर की ओर जो जाएंगे उनको पछुआ हवाएं कहते हैं। तो ऊपर मतलब उपोष्ण से उच्च वायुदाब की ओर, यानी उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर जब चलेंगे हवाएं, तो 60 डिग्री से 65 डिग्री की ओर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, तो इनको वेस्टर्लीज भी बोलते हैं। फिर हमने 40सा, 50सा और 60, यानी गरजता हुआ 40सा, प्रचंड 50सा और चीखता हुआ 60 इनकी बात की। तो आपको पता होगा कि 40 डिग्री अक्षांश पे जो हवाएं बहती हैं वो आपकी 40सा होती हैं, 50सा जो होती हैं वो 50 डिग्री पे होती हैं, और जो चीखने लगती हैं 60 डिग्री पे होती हैं वो आपकी 60 होती हैं। यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलेंगी, उनका प्रभाव बहुत तेज होगा। फिर हम लोगों ने ध्रुवीय हवाओं की बात की, ध्रुवीय मतलब ध्रुव से चलेंगी ये, तो ध्रुव से उपध्रुव की ओर चलेंगे, क्योंकि ध्रुव पे आपका उच्च वायुदाब होता है, इसलिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, और निम्न वायुदाब हमारा मिलता है उपध्रुवीय क्षेत्रों में। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ये हवाएं चलेंगी। तो आपको पता है ये बहुत ही ठंडी हवाएं होगी, बहुत ही शीतल हवाएं होंगी, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये बर्फीले क्षेत्रों से चलती हैं, ठीक है, ग्रीनलैंड में चलती हैं, हाँ हाँ वही ग्रीनलैंड। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड वर्गीकरण पे, और दूसरा वर्गीकरण हमारा था मौसमी, मौसमी पवने, ओकेजनल वेव्स, मौसमी, या फिर उसे ही सामयिक कहते हैं, सामयिक पवने। सामयिक कुछ नहीं, सामय मतलब समय से रिलेटेड है, एक निश्चित समय में चलती हैं ये, ऐसा नहीं कि वर्ष भर जब भी मन आए तब चल जाए, नहीं, ठीक है, विशिष्ट समय में चलती है, मौसम में चलती हैं। समय पे आधारित कर दो तो सामयिक हो गई, मौसम पर कर दी तो मौसमी हो गई, ठीक है। तो इनमें जो पहली थी हवा वो है, मैं इसको नेक्स्ट पेज बताना चाहूंगा। जो पहली हवा है वो है मेरी मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाएं। अभी हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं। जब हम लोग पर्टिकुलर इंडिया की बात करेंगे, आपको पता है इंडिया को तो ये एक तरह से जीवन दायन समझ लो, है ना, मानसूनी हवाएं, इसी से पूरे फसल का पैटर्न निर्धारित होता है हमारे यहाँ पे, और हमें पता है कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। तो जो मानसूनी हवाएं हैं उनकी फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब इंडिया पे चलेंगे, है ना। अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। तो मानसूनी हवाएं क्या है ये, देखो, ये मैंने जो पहले वाली स्थायी पवनें बताई, स्थायी पवनों में अगर जाएंगे आप, तो मैंने बताया ये किस पर आधारित है, ये है आपकी वायुदाब की पेटियों के आधार पर, है ना। आपने देखा ना, वायुदाब की पेटियों के आधार पर तो बनाया, मैंने डायग्राम भी बनाया था, किधर है डायग्राम, ये मैंने वायुदाब के आधार पे तो बनाया था, पेटियों के आधार पर। अब हम लोग जो चल रहे हैं वो ताप पर आधारित हैं। ताप, ताप का मतलब अधिक ताप,
तो कम वायु दाब, ठीक है। कम ताप तो अधिक वायु दाब। क्लियर है? ओके। तो और ताप किस पर इंपैक्ट डाल रहा है? ये आपका डाल रहा है पृथ्वी पर, और पृथ्वी में दोनों चीजें आती जिसमें जल है और स्थल है। जल और स्थल दोनों पर डाल रहा है, ताप का इंपैक्ट पड़ रहा है। बस काम ये है कि कौन पहले गर्म होता है, कौन पहले गर्म होता है और कौन पहले ठंडा होता है। दोनों चीजें, बस यही है पूरा, ठीक है। अच्छा, जो मानसून है ना, ये मानसून, ये शब्द की अगर हम बात करें तो ये शब्द जो है एक अरब, या मैं कहूं अरबी शब्द है, एक अरब देशों से एक शब्द लिया गया है, अरबी शब्द है जिसका नाम है मौसीम। मौसीम। और इस मौसीम का अर्थ होता है मौसम, ठीक है। मौसम, क्लियर। दिशाएं, मौसम का मतलब क्या होता है? बदलती हुई दिशाएं, जहां दिशाएं बदलती हैं वही तो मौसम हो जाता है। जब दिशाएं मतलब हवाएं बदल जाती हैं तो मौसम बदल जाते हैं, क्लियर। तो ये वहां से शब्द लिया गया है। अब हम लोग बात करें कि इम्पैक्ट इसका देखते तो पहले अब हम थोड़ी सी भारत की ही बात कर लें। यहाँ पे देखो, जैसे मेरा ये इंडिया है, ये हमारा भारत है, भारत महान। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्लियर। तो ये हमारा भारत है, और आपको पता होगा कि यहाँ से नीचे तक ये पूरा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और या एक शब्द में कहें हिंद महासागर है। ये जो हरा हरा है ना पूरा, ये हिंद महासागर है चारों तरफ। फिर बाद में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। तो ये पूरा हिंद महासागर है, ठीक है। अब बताओ मुझे, मौसम है गर्मी का, गर्मी का मौसम है, चल रहा है। मतलब मैं कह दूं कि सूर्य कैसा है? उत्तरायण है। आप लोग फर्स्ट लेक्चर को जब हमने सौर मंडल के आसपास शुरुआत की थी तो उसमें आप लोग उत्तरायण और दक्षिणायन से परिचित होंगे। सूर्य अगर उत्तरायण है इसका मतलब हमारे यहाँ गर्मी हो रही है, क्लियर। अब मैं नहीं बताने वाला इसको, ठीक है। सूर्य उत्तरायण है इसका मतलब यहाँ गर्मी हो रही है। तो आपको पता होगा, एक यहाँ पे क्या है, ये स्थल है, ये जल है। कौन पहले गर्म होगा? स्थल। स्थल गर्म होगा जल्दी, यानी यहां बन जाएगा कम वायु दबाव स्थल पर, और जल में बनेगा निम्न वायु दबाव। तो निम्न वायु, सॉरी उल्टा मैं बोल दिया, आई एम सॉरी, यहां पे बन जाएगा अधिक वायु दबाव, सॉरी कम वायु दबाव, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है ना स्थल पर। तो यहां पे बनेगा कम वायु दबाव, और जल पर बनेगा अधिक वायु दबाव, क्योंकि ये देर में गर्म होगा। तो हवाएं ऐसी चलेंगी, चलेंगी ना, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल समीर। मैं थोड़ा सा भटक गया था फ्लो में, भटक नहीं गया था, मतलब फ्लो हो गया था ज्यादा ही। तो हवाएं जो चलेंगी वो जल समीर चलेगी उत्तरायण में, क्लियर है। जल समीर चलेगा ना, क्योंकि जल जो है वो ज्यादा गर्म होगा, जल जो है वो कम गर्म होगा स्थल की अपेक्षा। तो हवाएं अधिक वायु दबाव से कम वायु दबाव की ओर मूव करेंगी। और ठीक इसके अपोजिट होगा सर्दी के समय में, जब सूर्य कैसा होगा, जब सूर्य हो जाएगा दक्षिणायन, दक्षिणायन हो जाएगा सूर्य। अब जब सूर्य दक्षिणायन है, अब मुझे बताओ सर्दियों में या रात के समय कैसी हवाएं चलेंगी? तो हवाएं चलेंगी जस्ट अपोजिट, यानी स्थल से जल की ओर।
इसका मतलब इसको हम लोग एक शब्द में कहें तो क्या कह सकते हैं? स्थल समीर। स्थल समीर चलेगा। क्लियर? ठीक है। तो जो हवाएं गर्मी के समय चलती हैं उसको हम लोग जल समीर कहते हैं। और ये जो जल समीर होता है, इसी यही मानसून है, हवाएं ही मानसून, यही मानसून है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं, जो आती हैं सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण, क्योंकि ये दक्षिण से आ रही, पश्चिम से इंटर कर रही हैं। दक्षिण और पश्चिम से इंटर करती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून, आता हुआ मानसून भी कहते हैं इसी को। फिर क्या होता है, सर्दियों के समय ये वापस जाएगा। क्यों वापस जाएगा? क्योंकि ये अब दक्षिणायन हो चुका है सूर्य, और जो हवाएं चलने वाली हैं वो है स्थल समीर, यानी स्थल से जल की ओर। तो इसी को हम लोग कहते हैं लौटता हुआ मानसून। और जो लौट रहा है, किधर से किधर लौट रहा है बताओ मुझे? वो अब उत्तर से पूर्व की ओर लौट जाएगा ना, ये उत्तर से पूर्व की ओर। तो इसीलिए हम इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। जो लौटता हुआ मानसून है उसको हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। जो आता हुआ मानसून है उसको हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्लियर? इतना स्पष्ट है, इतना साफ है मानसून। सॉरी, इतना क्लियर है। हम्म। एनी क्वेश्चन? यस, समझ में आ गया ना ये चीज? गुड गुड। ठीक है, तो ये मानसून की घटना हुई। फिर मैं दूसरा प्रकार लूंगा इसमें, वो है हमारा स्थल समीर। और इसको आप लोग तो पढ़ चुके हैं, जल समीर। अभी भी मैंने अभी अभी जस्ट वही बताया, स्थल समीर और जल समीर। स्थल समीर मैंने कहा ना, स्थल शब्द लगाया तो स्थल से जल की ओर हवाएं चलेंगी, चलेंगी ना। और कब चलेंगी? रात में ना, रात के समय। और दिन के समय जल समीर चलता है, तो यानी जल से स्थल की ओर। जल से स्थल, स्थल से जल है यहाँ पे। और ये चलेंगे आपके दिन के समय। क्लियर? कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं एग्जाम्पल से बताऊं इसको। एग्जाम्पल नहीं, एक एग्जाम्पल ही है एक। देखिए, आपने देखा होगा या आपने कभी सुना होगा, या शायद किसी ने बताया हो, या शायद है ना सुना हो, तो मैं बता रहा हूँ। जो मछुआरे होते हैं, मछुआरे, मछली मारने वाले, मछली पकड़ने वाले मछुआरे, ये क्या करते हैं, ये सुबह ही सुबह, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, 3 बजे 4 बजे के अराउंड ये समुद्र में निकल जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। निकल गए और ये 12 बजे वापस आते हैं। क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं? गर्मी में नहीं जाएंगे इसलिए, गर्मी लगेगी इसलिए सुबह सुबह जाते हैं, और फिर धूप होने लगती इसलिए ना। देखें आप, अब बताओ 3 से 4 यानी रात का समय है, हवाएं कैसी चलेंगी? जल से स्थल की ओर, स्थल की ओर चलेंगी दिन के समय में, और रात के समय में चलेंगी स्थल से जल की ओर। तो बताओ मुझे, जब मौसम ठंडा है, 3-4 बजे के अराउंड ठंडी मौसम होती है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, तो ये मैंने स्थल मान लिया और ये मेरा जल है। बताओ, रात के समय यानी 3-4 बजे वो लोग निकले हैं यहां से, तो हवाएं किधर से चलेंगी? हवाएं चलेंगी स्थल से जल की ओर। तो वो चले जाएंगे अपनी नाव लेके काफी दूर। ठीक है, काफी दूर चले जाएंगे, जहां तक कि अब गर्मी होने लगी, दिन हो गया ना, अब धूप हो जाएगी। अब जब धूप हो जाएगी, 12 बज जाएंगे, यानी तेज धूप हो जाएगी। अब हवाएं जो है वो किधर से किधर चलेंगी? जल से स्थल की ओर। अब वो अपनी बोट लेके वापस आ जाएंगे, नाव लेके वापस आ जाएंगे। तो उन्हें अपने नाव में ज्यादा ताकत लगाने की, खेपने की, ना नाव खेते हैं ना, ज्यादा खेने की जरूरत, शक्ति उसमें ज्यादा नहीं लगेगी।